गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अर्थात श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा। श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम निम्न प्रकार से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1 कम्युनिकेशन टेक्निक्स, जिसको हम जानते हैं संप्रेषण तकनीकी। श्रवण बाधित बालक के संबंध में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह संप्रेषण के संबंध में है। बालक सुन नहीं सकता, अतः कक्षा में पढ़ाई जाने वाली बातों को सही व पूर्ण अधिगम नहीं कर सकता है। इसलिए उसे भली प्रकार शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष संप्रेषण तकनीकी अपनाई जानी चाहिए। जिन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए उसमें सबसे पहली तकनीकी आती है अ नाम से साइन लैंग्वेज, चिन्ह भाषा। बधिर और अत्यधिक ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए चिन्ह भाषा का प्रचलन है, जैसे चिन्हित अंग्रेजी, अमेरिकन चिन्ह भाषाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अब विशेषज्ञ चिन्ह भाषा को प्रमाणित कर रहे हैं ताकि उसे अधिकतर स्कूलों में बोला जा सके और सामान्य बातचीत में तथा टेलीविज़न पर उसका प्रयोग हो सके। चिन्ह भाषा में शब्दों और वर्णों के लिए चिन्ह बने रहते हैं। क्यूट स्पीच संकेत भाषा, संकेत उसी भाषा में ओठों को पढ़ने के साथ साथ हाथ से मुंह के पास ही दिए जाते हैं। संकेत उसी भाषा में के होते हैं जिसमें कि बोला जाता है। संकेत भाषा के लाभ निम्नलिखित हैं। इसमें उसी व्याकरण का प्रयोग होता है जो बोली जाती है। इसमें बालक आसानी से सुनने वाले भागों के साथ संप्रेषण कर सकता है। ओष्ठ पठन लिप रीडिंग। ओष्ठ पठन में अंग्रेज बालकों को ओठों के हिलने और गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। ओष्ठ पठन की कुछ कमियां हैं, जैसे एक बाधित बालक एक सामान्य गति से बोले गए वाक्य को केवल 25% ही समझ सकता है। कुछ ध्वनियों को उच्चारित करते समय ओंठ लगभग समान गति से हिलते हैं, जैसे पा, बा, भा, आ, का, ता आदि। बालक का ध्यान विभाजित हो जाता है क्योंकि वह आधा ध्यान ओंठों की गतियों पर तथा आधा ध्यान कही गई बात पर केंद्रित करता है। फलस्वरूप वह संपूर्ण बात को नहीं समझता है। द स्पर्श विधि टच मेथड, इसमें स्पर्श द्वारा कही गई बात को समझने का प्रावधान होता है। गति विधि मूवमेंट मेथड, इसमें शरीर की विभिन्न गतियां करवाकर बधिर बालकों के संप्रेषण में सहायता दी जाती है। प्रवर्धक प्रयोग यूज ऑफ एम्पलीफायर, ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग भी संप्रेषण के लिए किया जाता है, परंतु ये केवल उन बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो सामान्य से थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। बाधित बालकों के लिए वह बेकार है। संप्रेषण के इन विभिन्न प्रकारों में से किसका प्रयोग किया जाए इस बात पर निर्भर करता है कि बालक का श्रवण दोष कितना है और वह किन परिस्थितियों में रह रहा है। अगला पॉइंट आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी अर्थात शैक्षिक तकनीकी। बाधित बालकों के लिए निम्नलिखित शिक्षण तकनीकी अपनाई जानी चाहिए। शिक्षण विषय वस्तु को सहायक सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाना चाहिए। जो सहायक सामग्री प्रयोग की जा सकती है वह इस प्रकार से है, जिसमें आकृतियाँ होनी चाहिए, चित्र होने चाहिए, संकेत शब्द होने चाहिए, मॉडल होना चाहिए, मानचित्र होने चाहिए। शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछना अनिवार्य है। प्रश्न पूछने से ये पता लग सकता है कि बालक पढ़ाई गई बातों को कितना समझ रहा है। श्रवण बाधित बालक को एक नोट लेने वाला व्यक्ति नोट टेकर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि नोट लेने वाले व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती है
तो श्रवण बाधित बालक के लिए किसी सहपाठी से कहा जा सकता है कि वह नोट्स लेता है, उसकी कार्बन कॉपी निकालकर श्रवण बाधित बालक की मदद कर सकता है। श्रवण बाधित बालकों के लिए एक विशेष अध्यापक, स्पेशल टीचर नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका कार्य अन्य अध्यापकों और माता पिता से मिलकर बालकों की पढ़ाई की व्यवस्था करना होगा। श्रवण बाधित बालकों की अधिगम कमियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वे शब्दों को ठीक से लिखते हैं और बोलते हैं अथवा नहीं। प्रारंभिक अवस्था में ही इनमें सुधार कर लेना बालक के हित में होगा। आजकल श्रवण बाधित बालक के शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस के लिए भी किया जा सकता है। श्रवण बाधित बालकों के लिए कुछ तकनीकी कार्यक्रम, टेक्निकल प्रोग्राम्स भी बनाए जाने चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका आता है शैक्षिक सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़। श्रवण बाधित बालकों को दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप भली प्रकार से करने में सहायता देने के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे श्रवण सहायक उपकरण का प्रयोग, यूज ऑफ हियरिंग एड, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग, श्रवण प्रशिक्षण, एडिटरी ट्रेनिंग, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, नर्सरी एजुकेशन, कक्षा का समुचित प्रबंधन, प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट, बोलने व पढ़ने का प्रशिक्षण, स्पीच एंड रीडिंग ट्रेनिंग, विद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ स्कूल, अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, पृथक कक्षाएं, सेग्रीगेटेड क्लास। कुछ श्रवण बाधित बालक ऐसे होते हैं जो जन्म के कुछ वर्षों बाद श्रवण बाधिता से पीड़ित होते हैं तथा जो भाषा ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षित करना अपेक्षाकृत सरल है। साथ ही ऐसे बालकों को भी शिक्षित करना सरल है जो बधिर हैं। कम गंभीर रूप से पीड़ित बालक अपनी शिक्षा को सामान्य कक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं जैसे नोट लेने वाले सहायक, ध्वनि प्रबंधन यंत्र, प्रशिक्षित अध्यापक आदि प्रदान किए जाएं। इन बालकों की अधिगम समस्याओं को पृथक कक्षाएं आयोजित करके दूर किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट आता है सेग्रीगेटेड स्कूल्स, पृथक विद्यालय। जो बालक जन्म से श्रवण बाधित हैं अथवा बधिर हैं, उन्हें सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसलिए उनके लिए पृथक विद्यालय बनाए जाने चाहिए जहां बधिरों को शिक्षित करने संबंधी सभी उपकरण, सामग्री, सुविधाएं और प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था हो। छठा पॉइंट आता है शिशु कार्यक्रम, इन्फेंट प्रोग्राम। एक श्रवण बाधित बालक की शिक्षा तभी आरंभ होती है जब वह स्कूल में प्रवेश लेने जाता है। वास्तव में उसकी शिक्षा तब से आरंभ होनी चाहिए जब से वह इस विकार से पीड़ित हुआ है। इसलिए विद्यालयों के कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत यह भी आता है कि वह शिशुओं के लिए कार्यक्रम बनाएं ताकि विद्यालय में प्रवेश के समय एकाएक समस्या उत्पन्न न होने पाए। प्रगति क्रम, प्रोग्रेशन। श्रवण बाधित बालक की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उसे सामान्य शिक्षा की धारा में लाना है। यदि वह एक पृथक विद्यालय में अथवा पृथक कक्षा में पढ़ाता है तो उसकी शैक्षिक प्रगति इस प्रकार पर निर्भर करती है कि वह कब तक इस योग्य हो जाता है कि वह सामान्य कक्षा में बैठकर लाभान्वित हो सके। ये संभावना है कि बाधित और गहन रूप से पीड़ित बालक पूर्ण रूप से सामान्य कक्षा में नहीं बैठ सकता है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि उसे सामान्य कक्षाओं और सामान्य बालक से अंतःक्रिया का अनुभव मिले। अतः कुछ विषयों जिन्हें वह सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है अथवा कला शारीरिक प्रशिक्षण में उसे सामान्य कक्षा में बिठाया जाए जिससे वह मुख्य धारा में आ सके। अगला पॉइंट आता है एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। श्रवण बाधित बालकों की अभिरुचि, अभियोग्यता को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे व्यवसायों की आवश्यकता है जिन्हें कम से कम शाब्दिक संप्रेषण होता हो, जैसे प्रिंटिंग, बिजली संबंधी कार्य, कौशल युक्त लकड़ी
आदि का कार्य करना, खाना पकाने का कार्य करना, कलात्मक कार्य करना, बड़ेगिरी का कार्य करना आदि कार्य इनके लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था श्रवण बाधित बालकों को न केवल शिक्षित करने में सहायक होगी बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने में भी सफल होगी। साथ ही इस बात का स्पष्ट प्रभाव ऐसे बालकों की संतुलित व्यक्तित्व विकास पर दृष्टिगोचर होगा। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की भूमिका के अंतर्गत सामान्य शिक्षक की कक्षा में भी श्रवण बाधित बालक प्रवेश लेते हैं। इसलिए शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि शिक्षक ऐसे बालकों को ध्यान दे और उन्हें समुचित सहायता प्रदान करे। इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, उसमें ऐसे बालकों के व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान करें और उन्हें सामान्य कक्षा में उन्हें आगे की सीट पर बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कक्षा में इस प्रकार के बालकों की संख्या काफ़ी कम होती है, इसलिए वह अन्य बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भी चलता है। इसलिए शिक्षक को कक्षा से अलग उनकी आवश्यकता के अनुसार ऐसे बालकों की सहायता करनी चाहिए। शिक्षक को उनके प्रति धनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में ऐसे बालकों को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को यह भी देखना चाहिए कि बालक श्रवण यंत्रों का प्रयोग नियमित रूप से करते हैं अथवा नहीं। शिक्षक को बड़े स्वाभाविक रूप से बोलना चाहिए और बोलने की गति भी तीव्र ना हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक धीमी गति से ही सुन और समझ पाते हैं। शिक्षक को बोलते समय एक स्थान पर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बोलते समय चलने फिरने से ऐसे बालकों को अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि शिक्षक की वाणी में उतार चढ़ाव आ जाता है। शिक्षक को श्यामपट्ट कार्य के बाद ये देखना चाहिए कि इन बालकों ने श्यामपट्ट से सही लिख लिया है अथवा नहीं लिखा है। शिक्षक को नई शब्दावली में पढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षक को ऐसे बालकों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और अपनी पाठ्य वस्तु में पुनरावृत्ति भी करना चाहिए। शब्दों के उच्चारण में भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।